नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे श्रवण जी से मुखातिब और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय के बाद कोई बर्फ पिघलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री, भारत का कोई एक विदेश मंत्री वो पाकिस्तान गया है और वहां पे जो एससीओ की बैठक है उसमें हिस्सा ले रहा है। सवाल उनके हिस्सा लेने का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर क्यों वहां जा रहे हैं। और इस दौरान जो खबर मिली है वो ये है कि 2 बार की उनकी मुलाकात वहां के विदेश मंत्री से हुई है। इस बीच में इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि शायद क्रिकेट को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई नई शुरुआत हो जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं और हमारे दर्शक इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते हमेशा से संकटों में घिरे रहे हैं। लेकिन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी के बाद से एक नया रुख पूरे पूरे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आया है। हालांकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निमंत्रण दिया था और वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। उसके बाद वो अचानक लाहौर में नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज से नीचे उतरे और नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद रिश्तों में जो खटास आई है वो ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके की बातचीत के पक्ष में भारत सरकार नहीं दिखाई पड़े। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है क्या इशारा कर रहा है? क्या परिवेश बदल रहा है? क्या रिश्ते बदल रहे हैं? क्या रिश्तों में कोई नई शुरुआत हो रही है? क्या मोदी सरकार के अंदर कोई रीथिंकिंग है पाकिस्तान को लेकर? और क्या आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है कि पड़ोसी तो है तो पड़ोसी नहीं बदल सकते, लिहाजा रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। या फिर यह कहा जाए कि हाल के दिनों में जिस तरीके से साउथ एशिया में भारत के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी हैं, भारत के रिश्ते जितने खराब हुए सबके साथ, अब उसको नए सिरे से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। श्रवण जी से बेहतर इसको कौन बता सकता। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम। क्या कहना सर आपका? सारे मुश्किल विषय आप मेरे सिर पर डाल देते हैं। मतलब रोज मैं देख रहा हूँ कि आप कोई न कोई ऐसा टेढ़ा विषय डाल देते हैं जिसमें मुझे उलझा देते हैं। इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसे ऐसे विषयों को संभाल नहीं पाते। नहीं, बहुत संभाल लेते हैं। आपकी डिबेट में, आशुतोष की बातचीत में सब निपट जाते हैं। देखिए, ये जो आपने जितनी भूमिका बताई जयशंकर जी की बातचीत की, मैं उस भूमिका से एग्री नहीं करता हूँ। ये बहुत भारत के लिए बहुत संकट का समय है और पाकिस्तान जाना 9 साल बाद, पिछली बार 9 साल पहले सुषमा स्वराज गई थी 2015 में। 2015 में इसलिए गई थी कि 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी तब नवाज शरीफ राष्ट्रपति भवन के लॉन में उपस्थित थे। तो आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया के सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष मोदी जी के एक नए युग का सूत्रपात कर रहे थे। 2015 में सुषमा स्वराज गई थी, पर उसके बाद हमने देखा कि मोदी जी की पूरी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत में हिंदुत्व को यूनाइट करने की पूरी हो गई। अचानक से क्या हुआ कि जयशंकर, अगर आपको याद हो कि जैसे ही पहली खबर आई थी तो जयशंकर जी जा रहे हैं वहाँ 15 तारीख को इस्लामाबाद में, तो उसके बाद बड़ा एक जयशंकर जी का बड़ा एक जिसको अपोलोजेटिक आया था वक्तव्य कि नहीं, हम पाकिस्तान से बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं,
कोई एजेंडा नहीं है पाकिस्तान से बातचीत का, और हम शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन की मीटिंग में जा रहे हैं। आप जरा इसको देखिए कि क्या ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसमें इतने पहली हाई लेवल जो विजिट है इंडिया से, क्या कारण हो गया कि मोदी जी के कार्यकाल में पहली है, मतलब सुषमा स्वराज को अगर छोड़ दें, और वो भी इसलिए छोड़ना चाहिए कि वो जो थी पहली जिसमें सुषमा जी गई थी वो अफगानिस्तान को लेकर थी, मतलब वो पूरा फोकस उसका अफगानिस्तान था, मतलब जो रीजनल कोऑपरेशन या जो जिस तरह का एजेंडा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उससे पूरा का पूरा अलग मामला था। तो इसलिए अगर उस मीटिंग को निकाल भी दें 2015 की मीटिंग की पाकिस्तान की, तो मैं ये मानता हूं कि ये पहली बार मोदी जी ने 10 साल में या मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में ये कोई इतना बड़ा हाई लेवल का जो विजिट है कि फॉरेन मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, और उसको सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, उसको चीन बड़ा अंडरस्कोर कर रहा है कि वो कह रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट मामला है ये, क्योंकि वो बहुत इसको, अगर आप जो खबरें हैं इंटरनेट पर अगर वो देखें तो चाइनीज मीडिया ने इसको बहुत प्रमुखता से, ये जो इस्लामाबाद की बैठक है इसको बहुत हाईलाइट किया है और इसके इम्पोर्टेंस को नरेट किया है। तो हमारे जो भारत में जो विश्लेषक हैं वो अलग नजरिए से देख रहे हैं, वो सरकारी नजरिया एक उनका ये भी है कि चीन के लोगों पर जो अभी हाल में हमले हुए हैं पाकिस्तान में, और उसको लेकर जो बातचीत हुई है जिसमें चीन ने भारत पर भी आरोप लगाया है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, तो उस लिहाज से उसको अंडरस्कोर कर रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए भी। सत्य हिंदी के दर्शक बहुत कम लोगों की इसमें रुचि होगी कि वो इसमें इस तरह के विषयों में क्या शंघाई और क्या कोऑपरेशन और क्या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, ये आप वो भी ये कहेंगे कि ये आशुतोष जी गर्ग साहब के साथ पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। देखिए मुद्दा क्या है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य कौन है, पहले तो अपन ये देखें पूरे के पूरे मामले में। इसके जो मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं, उसमें जो प्रमुख हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया है। ये 4 प्रमुख हैं, और उसके बाद के मेंबर्स में अगर आप पांचवा इंपॉर्टेंट मान लें तो ईरान है। उसके बाद कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और बेलारूस ने अभी 2024 में ज्वाइन किया है। इसके जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उसमें अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, और बाकी जो 3 है उसमें इजिप्ट है, तुर्की है और श्रीलंका है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। भारत डरा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं, और वो इसमें कोई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत या का कोई एंगल नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि फॉरेन फ्रंट पर, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर मैं इसको बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानता हूं, खासकर ऐसे टाइम पर जब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है। 3 क्राइसिस के साथ इसको शंघाई कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को आप देखिए, 3 एंगल इसमें निकाल के देखिए। पहला एंगल तो देखिए आप कनाडा के साथ जो आपका पंगा चल रहा है, उसमें पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका के साथ आपका आइसोलेशन जो हो रहा है भारत का, उसके साथ मिलकर देखिए। उसमें आप इसमें प्लेस कीजिए, ये प्लेस कीजिए कि मतलब हम लोगों का डिस्टेंस जो है यूरोप से, अमेरिका से किस कदर बढ़ रहा है, मतलब दूरियां कैसे बढ़ रही हैं, और उस स्थिति में
हम लोगों के लिए जो फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे हैं वो कितने सीमित हो रहे हैं। दूसरा, आप इसमें एंगल देखिए कि मिडिल ईस्ट का एंगल देखिए। तो मिडिल ईस्ट का एंगल इसलिए देखिए कि ईरान इसमें है आपके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मतलब ग्रुप में, और इसमें रशिया भी है और चीन भी है, और ईरान ले रहा है पूरा का पूरा इजराइल के साथ पंगा ले रहा है, और रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब ईरान को। मैं उस पर आगे आऊंगा आपको उस बातचीत पे कि ईरान कैसे सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के खिलाफ किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भारत की स्थिति यह है कि भारत आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और वो मतलब आप देखिए कि जो गाजा में इतना विध्वंस हो रहा है, और लेबनान में इतना जो हो रहा है, या तमाम चीजें हो रही है, फिलिस्तीनियों पर जो आक्रमण हो रहा है, उसको लेकर जो सबसे ज्यादा थू हो रही है वो किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। तो भारत के साथ दिक्कत यह है कि शंघाई कोऑपरेशन के जो लोग हैं वो, उनमें भारत अकेला है इस समय। जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसको लेकर भारत पूरी तरह से आइसोलेटेड है। तो इसलिए मतलब ईरान से क्या बात करेगा भारत, और रूस से इस मामले में क्या बात करेगा, या चाइना से क्या बात करेगा भारत? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है आशुतोष जी कि एक मुस्लिम देश आपके हाथ से खसक गया है, बगल का बांग्लादेश, और बांग्लादेश की एक्सिस जो है पाकिस्तान से बनने जा रही है, बीइंग ए मुस्लिम कंट्री। मतलब पाकिस्तान भी कोशिश में है, और बांग्लादेश के जो हार्डकोर मुस्लिम्स हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ने के चक्कर में है। आपने देखा कि एक मुस्लिम कंट्री को हमने पहले किस तरह से, मालदीव्स को हमने किस तरह से बर्ताव किया, और हाल के दिनों में मालदीव्स के साथ हमने किस तरह से दोस्ती की। तो उसके पीछे अगर आप मालदीव्स के साथ हम हमारे रिश्तों को देखें कि वहाँ के राष्ट्रपति के साथ वो उनको आए हमारे यहाँ, उनके लिए जिस तरह की हमने क्रेडिट लाइन ओपन की, फाइनेंस की, जिस तरह के कोऑपरेशन की बात की गई पूरी की पूरी, आप ये देखें कि भारत की जो अब नीति है उसको आप अगर इस पूरे नजरिए से देखें तो एक नया रीजनल ब्लॉक बन रहा है। जो मतलब भारत को एक जरूरत है बहुत बड़े रीजनल ब्लॉक के नेतृत्व की। भारत मतलब अब विश्व गुरु होने की बात नहीं करेगा, क्योंकि इतना आइसोलेट हो गया पूरे के पूरे मामले में। इकोनॉमिकली आप कितने भी ताकतवर हो जाएं, पर जो कनाडा का मामला है, इजराइल का मामला है, रूस का मामला, जो पूरा का पूरा मामला है अमेरिका का, भारत, जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि अब वो जो दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा था, अब उसके साथ पड़ोसियों से भी पहले झगड़ा कर लिया। तो यूरोप दोस्त था, अमेरिका दोस्त था, कनाडा दोस्त था, अब ये हो गया है कि पूरा का पूरा G7 जो है वो कनाडा के साथ है। अगर आपने देखा हो कि ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है, मतलब कनाडा के मामले में जो पूरा का पूरा मामला है उसमें तो अमेरिका और कनाडा साथ हैं, आपने भी जिक्र किया। तो ये जो पूरा नया एक उपक्रम हम देख रहे हैं अभी मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के संदर्भ में, कनाडा भारत के रिश्तों के संबंध में, भारत इजराइल के संबंधों के स्तर पे, बांग्लादेश में जो हुआ उसके स्तर पर, मुझे ये लगता है कि ये लोग, ये जो पूरा का पूरा जो मतलब बुलाया, तो पाकिस्तान ने बुलाया तो इनको मोदी जी को था अगस्त में, जो इनविटेशन था कि आप आइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, पर इन्होंने इनको भेजा। दूसरा, ये जो आपने भी जिक्र किया अपनी भूमिका में, जब इनकी जो बातचीत हुई वहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री
से जो बातचीत हुई, पाकिस्तान के डार साहब से जो बातचीत हुई, इशाक डार से, जी, इशाक डार से जो जयशंकर की बातचीत हुई, उसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री भी मौजूद थे। मतलब उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मोहसिन नकवी ने। तो ये मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अब आप पाएंगे, जैसा आपने जिक्र किया क्रिकेट का, मैं उसको एलोबरेट कर रहा हूं कि आप थोड़े दिनों में हो सकता है ये पाएं कि ये पाकिस्तान के साथ हमारे क्रिकेट के रिश्ते कायम हो रहे हैं। मतलब इंडिया की टीम वहां जा रही है, पाकिस्तान की आ रही है, और इस तरह के मैचेस हों। अब वो एक एंगल निकाल दीजिए कि जो राष्ट्रवाद का एंगल है, हिंदुत्व का एंगल है, पाकिस्तान को हराना है वगैरह, मैं उसकी बात अभी यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि ये इस तरह की जो डिप्लोमेसी पुराने में जियाउल हक के जमाने में हुई थी, अगर आपको याद हो कि जियाउल हक आए थे, शायद जयपुर आए थे, मुझे अगर याद पड़ता है तो, जी क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य बन रहा है वो काफी मतलब एक अलग किस्म का बन रहा है, और मैं उसमें देख रहा हूँ कि भारत बुरी तरह से गिर गया है, और उसमें वो उसको पाकिस्तान की जरूरत है बजाय पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। अगर आप गौर करें, मैं मतलब थोड़ा सा आप अपने दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो अभी हाल में मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, 27 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो यूएन जनरल असेंबली में भाषण दिया, अगर आप उसको गूगल करके उस भाषण को देखें, क्योंकि मैंने उस समय पूरा का पूरा भाषण पढ़ा भी था और सुना भी था, उसमें उन्होंने जो मतलब सबसे पहले तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ पूरी की पूरी सिंपैथी उन्होंने बताई थी कि वो गाजा में जो हो रहा है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है, उस वो बहुत उन्होंने उसको बहुत ही दुखद बताया था। पर उन्होंने जो भारत से रिलेटेड जो बात की थी वो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसकी तुलना उन्होंने जम्मू कश्मीर में के बारे में कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से आज़ादी के लिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिलिस्तीन की पूरी लड़ाई उसी तरह की है। मतलब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे मामले को गाजा के साथ रिलेट किया था। और हमारे यहाँ जो आर्टिकल 370 को लेकर जो पूरा मामला हुआ था 2019 में, उसको लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से बोला था। और एक जो बात उन्होंने ये कही थी कि अगर जो अंग्रेजी में उसका जो है कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड मोस्ट डिसाइसिवली इफ एनी इंडियन एग्रेशन टेक्स प्लेस। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर ये नॉर्मल टाइम्स में आप अगर एक चीज और देखें कि शहबाज शरीफ के जो यूएन जनरल असेंबली में पूरा भाषण था, उसको लेकर भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। अगर आप उसको देखें, अगर निकाल के देखें कि हम आमतौर से जिस तरह से पाकिस्तान के लोग यूएन जनरल असेंबली में या वर्ल्ड फोरम में जो भी कश्मीर को लेकर या जिस तरह से भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो हम उसको एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं भारत के मोर्चे पर। आपने पाया होगा कि ये 27 सितंबर की बात है, उसके बाद से अगर आपने इंडियन मीडिया को देखा हो, डिस्कशंस में देखा हो, या कोई इस तरह की देखी हो कि प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ के भाषण को या फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनके भाषण को कंडेम किया हो या उसको चुनौती दी हो, मैंने नहीं देखा। हो सकता है मुझसे छूट गया। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि भारत का जो नजरिया है इस समय पाकिस्तान को लेकर, वो जो नजर आ रहा है, जिस तरह की बातचीत हुई है, हालांकि 24 घंटे ही रुके हैं जयशंकर वहां, उन्होंने ये भी सफाई देने की कोशिश की है उनके सूत्रों के हिसाब से कि भाई बहुत ही 2 बार 3 बार की जो मुलाकात है 5-7 मिनट की हुई है, जो भी हुई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक नए किस्म का हम अलायंस देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसको आप इस नजरिए से भी आशुतोष जी देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। और ये क्योंकि मैं तो अमन की आशा नाम के मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा हूँ, जो पाकिस्तान और भारत के जर्नलिस्ट लोगों के लिए और लोगों के बीच में था,
और उस सिलसिले में मैंने 2-3 यात्राएं पाकिस्तान की अमन की आशा के सिलसिले में की थी। तो अगर वो अमन की आशा का आप घोषणा पत्र देखें तो वो तमाम चीजें कि पाकिस्तान के नागरिक, मतलब पाकिस्तान के नागरिकों से अगर बात करें जो मैंने की थी, तो वो तो हिंदुस्तान के प्रति बहुत मोहब्बत रखते हैं, किसी तरह का हिस्टीरिया नहीं है उनको, कश्मीर को लेकर भी नहीं। तो ये एक मुद्दा अलग। तो ये जो हो रहा है, जो क्रिकेट के प्रेमी है, जैसे आप ही हैं बहुत बड़े क्रिकेट के प्रेमी, आपके जैसे लोग या देश में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो, या आम नागरिक जो हैं, वो ये जो आ रहा है परिवर्तन उसको पसंद करेंगे। पर उसमें एक ही दिक्कत है, चीन के साथ आपको बैठना पड़ेगा, और चीन ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो नहीं छोड़ेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीन की बड़ी भूमिका है, पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, और जितने देश मैंने नाम लिए हैं, कजाकिस्तान कहिए, उज्बेकिस्तान कहिए, किर्गिस्तान कहिए, तमाम जो देश मैंने आपको बताए हैं, बेलारूस कहिए, ये सब रूस के सैटेलाइट हैं जो अनडिवाइडेड सोवियत संघ के ये हिस्सा रहे हैं। मतलब ये बेसिकली जो एक्सिस है वो क्या एक्सिस है, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान और इंडिया। तो आप कल्पना कीजिए कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो तो सब रूस के साथ है। इसका क्या मतलब है कि आप एक ऐसे ब्लॉक में एंट्री कर रहे हैं जो रूस के द्वारा और चीन के द्वारा और ईरान के द्वारा डोमिनेटेड है। तो आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी अब यूरोप के प्रति, अमेरिका के प्रति, मिडिल ईस्ट के प्रति क्या होगी, और आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे तमाम चीजों को, मिडिल ईस्ट के वॉर को कैसे करेंगे, गाजा को कैसे करेंगे, फिलिस्तीन को कैसे करेंगे, ये तमाम चीजें इसमें से निकलेगी। तो जो आपने कहा इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में, मैंने कहा था कि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि मैं इसको एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर एक बहुत ही बड़ी घटना मानता हूँ, और इसकी परतें आगे आगे खुलेंगी। मैं इसमें एक ही चीज देख रहा हूँ, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, और ये इसका जो मेस हम लोगों ने खड़ा किया है पिछले कुछ सालों में, ये उसका कल्मिनेशन है कि हम अपने आसपास के लोगों में, आसपास के देशों में अपने लिए पनाह या अपने लिए दोस्ती या अपने लिए चीजें ढूंढ रहे हैं, और अब हमको लग गया है कि यूरोप और अमेरिका में चीजें बदल रही है और हमारे पक्ष में शायद अब बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी। तो आज की चर्चा आशुतोष जी बस इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज आपकी बातचीत को सुनकर हमारे दर्शकों को इस बात का अंदाजा होगा कि क्यों मैंने श्रवण जी से कहा था कि इस मसले में बातचीत करनी। जिस बड़े कैनवस पे उन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश की है और भारत की विदेश नीति का एक परिदृश्य संदर्भ रखने की कोशिश की है, वो अपने आप में अद्भुत है। दर्शक इसको सुनेंगे भी और वो इसको समझेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।